नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल तगड़ा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इत्तेहाद मित्तल काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान कर सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया। साथ ही जिला प्रशासन के कान भी खड़े कर दिए। तौकीर रजा ने दावा किया कि उनके पास 23 प्रार्थना पत्र हैं जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई गई है। इनमें 15 लड़कियां हैं, 8 लड़के हैं। तौकीर रजा के इस दावे के बाद यूपी का सियासी पारा एक बार फिर से हाई है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी IEMC के चीफ मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने और सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को लेटर लिखकर परमिशन तक मांगी है। उन जोड़ों में कुछ MP और बाकी यूपी के अलग अलग जिलों के बताए जा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र है जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। इनमें 15 लड़कियां और 8 लड़के हैं। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा। तौकीर रजा ने साफ कहा है कि लालच और किसी के इश्क में आकर कोई लड़का या लड़की इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इसमें यह है कि बहुत सी ऐसी हुई हैं कि हत्याएं हो गई हैं, कुछ दिन के बाद दिल भर गया। और जब कानूनी तरीके से काम हो और मजहबी तरीके से काम होगा, मजहब अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी बरकत होती है। और जो खुद मुख्तार होते हैं वहाँ अक्सर कुछ दिन की मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी शादियाँ देखी, उससे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता है। वो आला हजरत खानदान से आते हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बरेली में 2 मार्च 2010 को सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अखिलेश यादव की सरकार ने तौकीर रजा को 2013 से हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष बनाया था। इसी साल मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद से उन्हें इस पद से इस्तीफा दे दिया था और समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की BSP को समर्थन दिया। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तौकीर रजा पर धर्मगुरु देवकीनंदन का पलटवार सामने आया है। कोर्ट का अपमान कर रहे तौकीर रजा। ये कहा है देवकीनंदन में, हम भी दे सकते हैं जैसे को तैसा जवाब। देवकीनंदन कह रहे हैं कि मेरे पास भी मुस्लिम बच्चे आते हैं तो हमें भी आता है किस तरह से जवाब देना है। तौकीर रजा पर धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने पलटवार किया है।
फिर भी यहाँ कोई ऐसी हिम्मत कर पा रहा है कि हमारे हिंदू बहन बेटियों की धर्म परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं। और मैंने सुना है वो प्रशासन से भी उसके लिए अनुमति मांग रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि हाई कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन के नाम पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू बच्चों का ही हो रहा है। तो अगर हाई कोर्ट इस बात को कह रहा है, उसके बाद ये अनुमति मांगी जा रही है, इसका मतलब है ये हाई कोर्ट का भी अपमान है। दूसरे, शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुओं को परेशान होना पड़े अथवा हिंदुओं को भी सेकंड ऑप्शन में जाना पड़े। अगर वो 23 का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो मैं कथावाचक हूं, और मेरे पास में अनेक ऐसे मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, पर मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया है। मुझे इस बात पर मजबूर न किया जाए। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद सियासी गलियारों से लेकर संत समाज में भी विरोध की आवाज उठ रही है। हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई है, आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं, और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं। आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और मौलाना साहब अपने घर को पहले संभाल लीजिए, तब इस तरीके की फजूल बातें करें। धर्म परिवर्तन करने के लिए IEMC की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र पर SSP का कहना है कि शहर या जिले की शांति व्यवस्था के साथ किसी को शरारत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और LI द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। और एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक असलम शेख और अमीन पटेल कोल्हापुर के विशालगढ़ के पास हुई हिंसा के चलते कानून व्यवस्था के ताजा हालात पर बात करने के लिए पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सक्सेना से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दरअसल कोल्हापुर में अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में हिंसा हुई। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए फिलहाल धारा 144 लगाई गई है। FIR की जा चुकी है। इसके साथ ही 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर 500 लोगों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। 3 वर्षाच्या पोराला मारलं बाईक पोलीस कर्मचारी आहेत, त्यांना ह्या लोकांनी तलवार मारलं आहे बघा। महाराष्ट्र का कोल्हापुर सांप्रदायिक हिंसा की आग में सुलग रहा है। विशालगढ़ में बेकाबू हिंसा से इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हिंसा मामले पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए कोल्हापुर पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है। फिलहाल अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है, तो वहीं तोड़फोड़, धमकी, गाली गलौज और मारपीट जैसी धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया। 4 FIR रजिस्टर हो गए हैं। उसमें 400-500 लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर है। उसमें अलग अलग हर FIR में अलग अलग सेक्शन है। अब डिपेंडिंग अपॉन इंसिडेंस। पब्लिक सर्वेंट पे असॉल्ट है, स्टोन पेल्टिंग है, आर्सनिंग है, कहीं पे हाउस ब्रेकिंग है, घर तोड़े हैं किसी लोगों के, प्रार्थना स्थल का नुकसान है, फिर गाली गलौज है। इस टाइप के सेक्शंस है सभी इसमें। फिलहाल छत्रपति संभाजी नगर से अतिक्रमण हटाया गया है, जो आज भी जारी है। पुलिस सूत्रों की माने तो पहले दिन हुई कार्रवाई में शाम 6 बजे तक कुल 70 अतिक्रमण हटाए गए हैं। जिन स्ट्रक्चर पर कोर्ट का स्टे है, उन्हें छोड़कर विशालगढ़ किले पर 70 जगह डिमोलिशन किया गया।
इस दौरान हिंसा को देखते हुए विशालगढ़ से गाजापुर तक धारा 144 लगाई गई है। पुलिस की माने तो अलग अलग विभागों के कुल 500 अधिकारी और कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल हुए हैं। तो वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और पूर्व सांसद संभाजी राजे ने कहा कि विशालगढ़ किले पर जो हिंसा हुई, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। ये प्रशासन की लापरवाही और उनका फेल्योर है। जो कल हिंसाचार हुआ था उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दरखास्त करता हूँ सब लोगों को कि ये क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, प्रशासन उसमें असफलता क्यों आई। मैंने तो प्रशासन को बोला था कि कैसी परिस्थिति आने वाली है और कैसी परिस्थिति आ सकती है। फिर भी मेरी मीटिंग मुख्यमंत्री महोदय से मेरी मीटिंग नहीं हुई, डिप्टी सीएम से नहीं हुई, और जो कुछ डिबैकल का कल कुछ हुआ है उसका पूर्ण जवाबदार ये सरकार और प्रशासन है। आपको बता दें कि विशालगढ़ किले से अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों का आंदोलन रविवार को हिंसक हो गया था और इसी के चलते अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू संगठनों और शिव भक्त बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। तो वहीं दूसरे पक्ष से भी लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि पथराव शुरू हो गया। दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगाने की कोशिश की गई। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर आ रही है, ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर बड़ा फैसला आया है। पूजा को मसूरी एकेडमी ज्वाइन करने को कहा गया है। 23 जुलाई तक ट्रेनिंग ज्वाइन करने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनिंग के लिए वापस बुला लिया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर बड़ा फैसला सामने आया है। पूजा खेडकर को मसूरी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। 23 जुलाई तक ट्रेनिंग ज्वाइन करने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनिंग के लिए वापस बुलाया है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर। डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल लगी रोक। और आपको बता दें कि डिजिटल अटेंडेंस मैंडेटरी किया गया था, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब इस पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव से मिलकर शिक्षक संघ ने विरोध जताया था। फिलहाल 2 महीने के लिए एक रोक लगा दी गई है। कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। वहीं यूपी के प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। धरना प्रदर्शन में जाने की जल्दबाजी ने शिक्षकों ने बच्चे को स्कूल में कैद कर दिया। बीएसए ने शिक्षिका को फौरन सस्पेंड करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल्दबाजी में स्कूल बंद करने के चक्कर में एक बच्चा विद्यालय में ही कैद हो गया। काफी देर तक बच्चा बंद रहने की वजह से परेशान रहा, जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण स्कूल पहुंचे तो उनके होश फाख्ता हो गए। स्कूल के अंदर एक बच्चा बंद था और वो रोए जा रहा था। ग्रामीणों ने किसी तरह से उससे नाम पूछा। अभिभावकों को जानकारी देने के साथ बीएसए से इसकी शिकायत भी की। बीएसए की फटकार के बाद शिक्षक स्कूल पहुंचे और गेट खोला, तब जाकर वो बच्चा बाहर आया। जिले के मेजा विकास खंड के लोरा प्राथमिक विद्यालय को सोमवार को 3.5 साल का शिवांश अपनी बड़ी बहन शिवानी के साथ स्कूल आ गया था। शिक्षकों ने बच्चों को बताया कि वो डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। आखिरकार स्कूल की छुट्टी कर दी गई। छुट्टी होने के बाद बहन को लगा भाई घर चला गया, इसीलिए वो बिना उसके घर चली गई। शिक्षक इतनी जल्दी में रहे कि उन्होंने बिना जांच किए ही स्कूल गेट पर ताला लगा दिया। बच्चा जब काफी देर तक बाहर नहीं निकल पाया तो वो रोने और चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंच गए। घटना की जानकारी बीएसए को दी गई। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने फटकार लगाई तो आनन फानन में शिक्षक स्कूल पहुंचा और ताला खोला। समय से पहले स्कूल बंद करके बच्चे की जान खतरे में डालने के लिए शिक्षिका जूली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और शिक्षा मित्र का 1 दिन का मानदेय काट लिया गया।
हालांकि बच्चा अभी स्कूल में नामांकित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। नौशेरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। स्थानीय पुलिस ने प्रशासन को इसकी सूचना दे दी है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डोडा में आज बड़ा हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और अब नौशेरा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे साथ रमन जुड़ रहे हैं इस सर्च ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए, नौशेरा से अपडेट देने के लिए। रमन, क्या अपडेट है, क्या है पूरी खबर? जी हाँ विवेक, देखिए जहां एक तरफ भारतीय सेना के एक टुकड़ी पर डोडा में आतंकी हमला हुआ है जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजौरी का जो नौशेरा इलाका है वहां पर एक बार फिर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जो है वो ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वहां पर कुछ सिविलियन के माध्यम से 2 से 3 संदिग्धों को देखा गया है और उसके बाद उस नौशेरा इलाके में एक ढनक्का गाँव पड़ता है, उस ढनक्का गाँव के पास ही लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ ये इलाका है, वहाँ पर देखा गया है और उसके बाद मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है पूरे इलाके के अंदर चलाया गया है। जानकारी ये भी मिली थी कि 2 दिन पहले ये जानकारी मिली थी, जो एक आईबी की रिपोर्ट थी कि सुंदरमणि जो राजौरी का ही इलाका पड़ता है वहाँ मल्हार जगह पड़ती है, वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर 2 से 3 आतंकी घुसपैठ कर आए हैं। अब आशंका ये जाहिर की जा रही है कि हो सकता है ये वही ग्रुप हो जो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर 2 दिन पहले आया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा लगातार 2 दिनों तक चाहे वो अखनूर का इलाका हो चाहे वो कठुआ का इलाका हो, उन दोनों इलाकों पर जो है वो मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, क्योंकि आतंकियों की तलाश जो है वो मल्टीपल लेवल पर इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं जो ये जो डोडा में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, उसके बाद यहां पर मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। पैरा कमांडोज को इस जंगल में उतारा गया है क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा घना है और इस जंगल का फ़ायदा उठाकर अक्सर आतंकी जो हैं इस तरीके की करामात, इस तरह के हमले जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। आज इस हमले के जो मौके वारदात पर खुद एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं जम्मू के आनंद जैन, वो यहां पर पहुंचे थे अपने आला अधिकारियों के साथ और एक बड़ी बैठक हुई है। अब ये एक रणनीति बनाई जा रही है कि यहां पर मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज के जो जवान होंगे उनको डिप्लॉय किया जाएगा। जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर आईटीबीपी के जवानों को डिप्लॉय करने की बात कही गई है। उसके साथ साथ में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज को यहाँ पर डिप्लॉय करने किया गया। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तो यहाँ पर और सीआरपीएफ तो ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉयड है ही। इसके पीछे मकसद ये है कि जो घने जंगल की ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर जिस तरीके से आतंकी लगातार घूमते हुए मैन्योर करते हुए नजर आते हैं तो उन पर जो है वो रोक लगाई जा सके और जो आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं जो घुसपैठ कर आए हैं उनका खात्मा जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि इन पूरे इलाकों में जहां पर आतंकवाद का खात्मा हो चुका था और दोबारा से रिवाइवल वहां पर की। बेशक जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं उनके एलिमिनेशन की आवश्यकता तो है, लेकिन जरूरत तो इस बात की भी है ना कि हम सोर्स ही खत्म कर दें। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर सोर्स की बात करें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के रूप में जो जम्मू कश्मीर के अंदर आम आवाम है, भारतीय सेना हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस के रूप में उनका इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन आपको ये बात भी नहीं भूलनी होगी कि पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद का सफाया हुआ है तो इस आम आवाम की मदद से ही जो इंटेलिजेंस गैदर किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के माध्यम से, सेना ने उसे सरंजाम पहुँचाया और वहाँ पर आतंकवाद को पूरा खात्मा किया। लेकिन अब जम्मू का जो ये हिस्सा है, चाहे वो डोडा का हो चाहे कठुआ का हो, राजौरी पुंछ का इलाका हो, यहाँ पर जरूर कुछ अब एक ऐसे लोग इन आतंकियों को मिल गए हैं जिनकी वजह से इनका सर्वाइवल जो है वो लंबा हो रहा है। क्योंकि अगर जंगल में जंगल वारफेयर के चलते जंगल में रहना है, जंगल में खाना पीना है, तो खाने पीने के लिए उनको खाने पीने का पदार्थ भी चाहिए होगा, पानी भी चाहिए होगा, आने जाने के लिए वहाँ पर किस तरह की मूवमेंट है उसकी जानकारी भी चाहिए होगी। तो ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं कुछ OGW से जो लोग हैं वो इस समय नहीं, जंगल में ऑपरेशन चलाने के लिए भी हमारे पास कमांडोज हैं। हमने नक्सली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जंगल में ऑपरेशन चलाकर और हमारे पास इसके लिए एक से एक ब्रेन मौजूद है। हमारे डिफेंस सेक्टर में ही हमारे पास ऐसे ऐसे जवान, ऐसे ऐसे कमांडोज यूनिट मौजूद हैं। तो क्या अब नक्सल ऑपरेशंस में जिन कमांडोज को, चाहे वो कोबरा यूनिट हो, अगर हम नक्सल ऑपरेशन की बात करें या फिर जैसे सफाया किया गया नक्सलियों का, क्या उनकी मदद लेने की आवश्यकता है कि अब जम्मू के टेरेन में उनकी मदद ली जाए या उनकी स्ट्रैटेजी की मदद ली जाए?
जी विवेक, देखो मुझे याद आता है कि 2002 में और 2003 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन शर्फ विनाश। तो जितने भी आतंकी पीर पंचाल की पहाड़ियों पर ऊपर के जंगलों पे बैठे हुए थे, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग कैंप भी बना लिए थे, उनको मार गिराने के लिए हेलीकॉप्टर से बम्बार्डमेंट जो है वो की गई थी। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आतंकी जो हैं वो बाकायदा ट्रेनिंग कैंप बनाकर बैठे हुए थे, तो उनके खिलाफ तो इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन मैं अगर आपको नमूने के रूप में दिखाऊं, ठीक सामने अगर ये पहाड़ है, इस पहाड़ी के जंगल में कोई आतंकी बैठा हुआ है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब एक जवान जो है, चाहे वो जंगल वारफेयर में ट्रेंड हो, गोरिल्ला वारफेयर में ट्रेंड हो, लेकिन जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उसके सामने जो है वो किसी बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो रहते हैं। नक्सलियों के खिलाफ अगर आप रेंज देखेंगे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूरा इलाका, मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ वाला कनेक्टिंग इलाका है, यहां पर भी माउंटेन रेंज हैं और ऐसे ऐसे रेंज हैं जहां पर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, और वहां पर जवानों ने नक्सल ऑपरेशंस में नक्सलियों का सफाया किया। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जुड़ गए हैं। संजय सर, जय हिंद। मेरा पहला सवाल कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करें आप बताइए। हर दिन टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और हम अपने जवानों को खो रहे हैं, ये बहुत दिल को दुखाने वाला, हृदय विदारक है सर। नहीं, बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, वाकई में मेरी श्रद्धांजलि है जो हमारे वीर जवानों को हमने जिनको खोया है, और यहाँ पे करना पड़ेगा, करना है, और सरकार भी इसके बारे में सोच रही है कि क्या किया जाए। देखिए, सीधी सी बात है, मैं अभी परसों ही कश्मीर से आया हूँ, वहां पर बिल्कुल शांति है, बिल्कुल माहौल बहुत बढ़िया है। रात को 11 बजे मैं लाल चौक में घूम रहा था और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जहाँ पर क्या हुआ कि इधर काफी सालों से शांति थी, काफी बड़ी संख्या में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ से हटा दिया गया, कम कर दी गई संख्या, जो वाकई में सही भी है। अगर कहीं शांति है तो जबरदस्ती क्यों लगा के रखना है। और जब चीन के साथ हुआ तो काफी बड़ी संख्या में सेना को वहां भी भेजा गया, जिसका फायदा उठा के पाकिस्तान ने सोचा कि कश्मीर में तो वो फेल हो रहे हैं, अब क्या करूं मैं। तो यहाँ साउथ के और पीर पंजाल जैसे, जहाँ पे रमन सैनी जी खड़े हैं, पीर पंजाल रेंज इनके पीछे है, पीर पंजाल के साउथ में जो इलाका शांत रहता है, यहाँ पर उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया और ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जो एम्बुश करके पहाड़ों में भाग जाते हैं। यहाँ पे जैसे रमन जी टेरेन दिखा रहे थे, पहाड़ी किस प्रकार से, खड़ी पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, केव्स हैं, जिसका फायदा उठाकर वो फायर करते हैं और भाग जाते हैं। जो चैलेंज है यहाँ सेना के लिए, जो अभी आप बात कर रहे थे, वो ये है कि जब आप नीचे से ऑपरेशन कर रहे हैं, आगे चेज कर रहे हैं, जैसे कल जिस प्रकार से घटना हुई है, तो मिल्टन ने पहली ऊपर पोजीशन ली हुई है पहाड़ के चट्टान के पीछे। ये करगिल वाली सिचुएशन है सर, ये करगिल में जैसा हुआ था, तो उस प्रकार से ऊपर है। और उनके पास जो अभी हथियार हैं वो अफगानिस्तान से उससे मिले हुए नाइट विजन डिवाइसेस हैं, M4 राइफल्स हैं, जो अमेरिका की राइफल्स हैं, काफी सटीक हथियार है। मुझे और प्रधानमंत्री की बात याद आती है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, 2 टेनोर में पिटाई लगी है, और इस बार LOC के पार जाकर जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खत्म करने की आवश्यकता है सर। यही बात मैं कहने वाला था, एक सेकंड लूंगा मैं। यहाँ 2 तरीके हैं, एक तो डिफेंसिव है, दूसरी बात पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा है उसको कीमत चुकानी चाहिए। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, यही बात मैं कहने वाला था कि कहीं ना कहीं जो उनकी सपोर्ट है, उनको जो एक भी हमारा जवान खोता है, सिविलियन मरता है, उसको पाकिस्तान नहीं सर, हिसाब तो देना होगा, और पूरा हिंदुस्तान बदला मांग रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रमन, आपका भी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।